हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं उन बच्चों की बात करने जा रही हूँ जो फोर्थ या फिफ्थ क्लास में आ रहे हैं और जिनको बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और बहुत नहीं पर थोड़े थोड़े डरे हुए भी हैं। क्यों? क्योंकि उनके उनके जब सिलेबस के बीच में जितने सब्जेक्ट्स वो पढ़ते थे उसके बीच में एक सब्जेक्ट की और एंट्री हो रही है। और वो कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों? वो सब्जेक्ट है संस्कृत। और वो परेशान है, कभी परेशान हो जाते हैं, अपनी मम्मा से पूछते हैं कि वो कैसा सब्जेक्ट होगा, हम समझ पाएंगे अच्छी तरह से, कठिन तो नहीं होगा। और कभी उन्हें लगता है कि अरे बहुत आसान होगा, प्यारा सब्जेक्ट होगा। तो मैं इसी उत्सुकता को और उनके थोड़े थोड़े डर को ख़त्म करने जा रही हूँ और बताना चाहती हूँ कि बच्चों, ये संस्कृत जो है बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बशर्ते बस आपको साथ के साथ पढ़ना है और बेसिक्स क्लियर करने हैं। आप कभी भी उसे, सबसे पहला पॉइंट कि आप कभी उसे रटिए मत। रटने से संस्कृत कभी आप नहीं सीख पाओगे। उसके बेसिक्स जो हैं उनको समझिए और बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट। नमस्कार, मैं महिमा डिजिटल स्कूल से आपका स्वागत करती हूँ और संस्कृत की क्लास लेने जा रही हूँ। कौन से बच्चों की? मैं उन बच्चों की संस्कृत क्लास लेने जा रही हूँ जो क्लास फोर्थ में एंटर कर रहे हैं या क्लास फिफ्थ में एंटर कर रहे हैं। अभी कुछ एक दिन ही रह गए हैं, अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। राइट। तो जैसे आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि जब आपने हिंदी पढ़ना सीखा था तो हिंदी पढ़ने के लिए आपने क्या किया था? आपको सबसे पहले क्या सिखाया था? वर्णमाला सिखाई गई थी, यानी फर्स्ट स्टेप आपका वर्णमाला था। इसी तरह से आपने जब इंग्लिश सीखी थी तो आपको नर्सरी केजी क्लास में सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स सिखाए गए थे, यानी आपका पहला स्टेप अल्फ़ाबेट्स थे। इसी तरीके से आप फोर्थ या फिफ्थ क्लास में संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं तो वो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला स्टेप है। इसलिए इस संस्कृत सब्जेक्ट का आपके पहला स्टेप जो होगा वर्णमाला होगा। तो हमारा आज का टॉपिक कौन सा है बच्चों? वर्णमाला। वर्णमाला। राइट। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। अब ये वर्णमाला का सफर कैसे तय हुआ, ये वर्णमाला कैसे बनी, व्याकरण शास्त्रियों ने इस वर्णमाला को कैसे बनाया, इन सब की उत्सुकता को मैं आपके सामने, जो आपको ये उत्सुकता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और संस्कृत की वर्णमाला कैसे होगी वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। राइट। तो जब हम सभी को पता है कि व्याकरण शास्त्री जो है वो भी मनुष्य ही है। राइट। तो ये मनुष्य, ये हमारा मनुष्य है। मनुष्य के मन में आप समझते हैं कि आपके मन में तरह तरह के भाव उठते हैं। भाव क्या होते हैं? इमोशंस। तो मनुष्य के मन में भावों की उत्पत्ति हुई। भावों की उत्पत्ति, भावों की उत्पत्ति हुई। राइट। अब जब भाव बने यानी इमोशंस पैदा हुए, और जब इमोशंस बने तो मनुष्य ने क्या किया बच्चों? मनुष्य ने संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से संकेत क्या होते हैं? इशारे। संकेतों के माध्यम से या इशारों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया, अपने भावों को उजागर किया। राइट। अब मनुष्य जो है हमेशा प्रोग्रेस करता है तो उसके मन में और उत्सुकता उत्पन्न हुई। तो जब उसने देखा कि इशारों और संकेतों के माध्यम से मैं अपनी पूरी बात नहीं रख पा रहा हूँ, मैं सामने वाले व्यक्ति को या सामने वाले मानव को अच्छी तरह से नहीं समझा पा रहा हूँ, तो क्या किया? तो उस समय उसने मुंह से आवाज निकाली। मुंह से आवाज क्या निकाली? अपने मुंह को खोला। आप समझते हैं जैसे छोटा बच्चा होता है, कुछ ना कुछ मुंह से आवाज निकालता है, तो मुंह के द्वारा भाषा की उत्पत्ति, मुंह से आवाज निकाली यानी वो भाषा बनी।
तो भाषा की उत्पत्ति हुई। फिर क्या हमारी हुई? भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति हुई और जब वो भाषा बनी तो उन्होंने अपनी बात भाषा के माध्यम से कहना शुरू की। अब आप देखेंगे जब भाषा बनी तो उनको लगा और प्रोग्रेस की मानव ने, उनको लगा कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारे पास पुष्टि नहीं करता। अगर हम उसी बात को कुछ समय के बाद कहें, कुछ दिन के बाद कहें, तो वो बात कुछ दिन के बाद बात कहें तो वो बात हमारे पास लिखित के रूप में नहीं रहती है, हम उसको समझा नहीं पाते हैं। तो इसके कारण भाषा की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले कौन सी बनी भाषा? मौखिक भाषा बनी। पहले मौखिक भाषा बनी, फिर मौखिक भाषा के बाद उनको मानव को या उनको आराम नहीं आया और प्रोग्रेस की और फिर ये सेकंड में उनकी लिखित भाषा बनी। राइट। अब जब उन्होंने मौखिक और लिखित भाषा बना ली, यानी लिखने भी लगे, बोलने भी लगे। जब वो बोलने लगे तो जो भी अपने मुंह के द्वारा, अपने जिह्वा के द्वारा जो भी कुछ वो बात करते थे तो उनके मुंह से कोई ना कोई शब्द निकलता था। अब उन शब्दों को एक चिन्ह दिया गया, जो चिन्ह क्या हुआ? देवनागरिक में बना। देवनागरी लिपि बनी। राइट। देवनागरी लिपि का मतलब क्या है कि जो भी वर्ड, जैसे मौखिक और लिखित, जैसे हम कोई भी शब्द बोलें उनके मुंह से निकलने ये शब्द निकल रहे हैं, शब्द नहीं, ये वर्ण निकल रहे हैं, तो उसको एक चिन्ह दिया गया। और चिन्ह, जो चिन्ह दिए गए संस्कृत में, वो क्या कहलाए? देवनागरी लिपि। राइट। अब जब देवनागरी लिपि में चिन्ह मिल गए तो हमारे पास ये चिन्ह देवनागरी लिपि में मिल गए और देवनागरी में हमने जैसे तो ल को हमारे देवनागरी में व्याकरण शास्त्रियों ने ल कहा, प को ये चिन्ह दिया। तो इस तरीके से वो चिन्ह देते चले गए, ई को ये चिन्ह दिया, तो इस तरह से ये चिन्ह देते चले गए। राइट। अब जब उन्होंने देवनागरी लिपि में ये चिन्ह दे दिए गए तो फिर भी मानव को कंप्लीट नहीं हुआ। अब कोई भी भाषा की उत्पत्ति होती है। जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो कोई भी वाक्य बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं। जैसे कोई भी बात रखी तो वो बात जो है हम किसी वाक्य के माध्यम के द्वारा ही रख सकते हैं। तो देवनागरिक लिपि ये बन गए। अब देवनागरिक लिपि के बनने के बाद भाषा को और आगे बढ़ाया गया। अब भाषा में हम बहुत तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोई भी भाषा जब हम बोलेंगे तो शब्द के माध्यम से ही तो हम अपने भावों को व्यक्त करेंगे ना। तो अपने शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से, शब्दों या वाक्यों के माध्यम से भाषा को रखना बहुत जरूरी था। अपने भाव को वाक्यों के माध्यम से भावों को रखा गया है ना, भावों को रखा गया। राइट। अब जब भाव रखने थे, भावों से वाक्य बनाने थे, तो वाक्य ऐसे तो नहीं बनेंगे। अब उसके व्याकरण शास्त्रियों ने एक व्यवस्थित वर्ण बनाए, है ना। माध्यम से भाव अपने रखने, अपने वाक्य बनाने हैं, तो क्या किया उन्होंने? व्यवस्थित वर्ण बनाने पड़े उन्हें। व्यवस्थित वर्ण बनाए। अब ये वर्ण क्या होते हैं? सबसे पहले देखिए, वाक्यों के माध्यम से भावों को रखना था। उससे पहले व्यवस्थित वर्ण से भी पहले, इधर हम एक और स्टेप लेते हैं। व्यवस्थित वर्ण से भी पहले उन्होंने क्या किया? उनको वर्ण जो थे, ये जो वर्ण बने थे, इन वर्णों को व्यवस्थित किया गया। वर्ण बने। वर्ण कैसे हैं? आपके पास है च, प,
ये वर्ण है हमारे पास, राइट। अब ये वर्णों को व्यवस्थित करना था क्योंकि वाक्य बनाने थे, है ना, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्य बनाने थे। तो वर्णों को व्यवस्थित करने के लिए ये हमारे वर्ण जो है अव्यवस्थित वर्ण है, अव्यवस्थित वर्ण। अब इसको वाक्य बनाने के लिए इनको व्यवस्थित वर्ण दिए गए, व्यवस्थित वर्ण बनाए गए। व्यवस्थित वर्ण बनाए गए, इसके बिना काम नहीं चल रहा था। जब व्यवस्थित वर्ण बन गए, यानी व्याकरण शास्त्रियों ने व्यवस्थित वर्ण बना दिए, और ये व्यवस्थित वर्ण कौन से हैं? आपकी वर्णमाला है, वर्णमाला है, राइट। और वर्णमाला ये हिंदी की भी होती है और ये वर्णमाला हमारी संस्कृत की भी होती है। ये वर्णमाला हमारी जो होती है संस्कृत की भी होती है। संस्कृत की भी होती है। तो आज हमारी, आपको पता है हम कौन सी क्लास जो करने जा रहे हैं, किसकी करने जा रहे हैं? संस्कृत की करने जा रहे हैं। तो इस संस्कृत की क्लास के लिए हमें वर्णमाला संस्कृत की सीखनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला लगभग एक समान है। कुछ एक फर्क है जो मैं फर्क आपको आगे समय आने पर बताऊंगी, क्योंकि अभी आपको वर्णमाला सीखनी है। हिंदी की वर्णमाला आपने सीखी हुई है, अब हमें संस्कृत की वर्णमाला सीखनी है, और संस्कृत की वर्णमाला में बहुत थोड़ा सा फर्क है, उसको हमें समझना है। वो मैं आपको समय आने पर बताऊंगी कि ये क्या फर्क है इसमें, राइट। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं। ये जो वर्णमाला संस्कृत की है, इस वर्णमाला संस्कृत की वर्णमाला के लिए यहाँ से वर्णमाला ये हिंदी की, ये संस्कृत की, हमारी पहले संस्कृत की वर्णमाला बनी थी, फिर हिंदी की वर्णमाला बनी थी, लेकिन हमने पहले आपको हिंदी की वर्णमाला बताई है। क्यों? क्योंकि आप वर्णमाला, ये हिंदी की वर्णमाला आप नर्सरी केजी से सीखते आ रहे हैं, राइट। अब आप संस्कृत की वर्णमाला सीखेंगे, ओके। तो जो संस्कृत की वर्णमाला है वो हमारे पास ये वर्णमाला जो है इस तरीके से 3 पार्ट में बांटी गई। आपकी हिंदी में भी यही है और संस्कृत में भी हमारे पास यही आता है कि ये वर्णमाला हमारी 3 तरीके से बांटी गई। कौन कौन से 3 तरीके हैं? एक है स्वर, एक व्यंजन और एक अयोग्यवाह है। अयोग्यवाह, राइट। अब आप जानते हैं, आइए हिंदी में भी ऐसे होता है, लेकिन अयोग्यवाह नहीं होता, यहाँ पे स्वर और व्यंजन होते हैं, ओके। अब ये जो स्वर हैं वो हमारे पास कितने हैं बच्चों? आप सभी जानते हैं कि स्वर हमारे पास 13 हैं। व्यंजन भी आपने सीखे हुए हैं हिंदी के, तो आप व्यंजन भी जानते हैं कि हमारे पास व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, ओके। तो अब मैं एक एक स्वर और व्यंजन और अयोग्यवाह की अलग अलग आपको डिस्कस करूंगी ताकि आप आसानी से बात को समझ सकें, ओके। अब मैं सबसे पहले आपको स्वर में लेके चल रही हूं। अब ये स्वर किसे कहते हैं बच्चों? स्वर जो स्वतंत्र रूप से, स्वर आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं? आपको पता है स्वर होते हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, और इसके बाद रि, रे, रे, और फिर ए, आई, ओ और आउ, राइट। ये देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये आपके 13 स्वर हो गए, ओके। ये 13 आपके स्वर है। अब ये देखिए बच्चों, ये जो स्वर है ये भी आपस में बटे हुए हैं। किसको कोई बात किस नाम से जाना जाता है, किसी को किसी नाम से जाना जाता है, और वो उसकी
उसके स्वभाव के कारण ही जाना जाता है, राइट। तो स्वर जो होते हैं हमारे, पहला स्वर होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो एक मात्रा वाले स्वर होते हैं। एक मात्रा का मतलब क्या है? जिसमें बोलते समय कम समय लगता है। बोलते समय नहीं लिख रहे हम, बोलने पर, है ना, थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। बोलने पर एक मात्रा अर्थात कम समय लगता है। कम समय लगता है। ये कौन कौन से होते हैं बच्चों? ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं अ, ई, उ, रे और ये रे। रे। अब ये क्यों, ये जो स्वर है, ये केवल ये, अब मैं आपको लिख के भी दिखा दे रही हूं बच्चों कौन कौन से स्वर हैं। ये हमारे हैं अ, ई, उ, रे और ये रे। ये आप देखिए, इसमें समय जो हमारा लगा ई, उ, रे, यानी कम समय लगा है। अब दूसरे जो होते हैं ये हमारे, मैंने आपको बता दिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमारे दूसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। कौन से स्वर होते हैं? दीर्घ स्वर। ये क्या होते हैं? इसमें दो मात्रा का समय लगता है। यहां एक मात्रा का समय लगता है, यहां बोलने पर दो मात्रा जितना मात्रा अर्थात दुगना समय लगता है। अर्थात दुगना समय लगता है। किससे दुगना समय लगता है? ह्रस्व से दुगना समय लगता है, राइट। अब दो मात्राएं यानी दुगना समय लगता है। अब ये जो है हमारे दुगना समय वाले जो हैं वो हैं हमारे ये आ, इसका इंक चेंज कर दे रही हूं बच्चों, हम कर रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये आ, ई, उ, रे, ए, औ। ये हमारा दुगना समय लगता है। ओके, ये हमारे जो हैं दुगना समय लेते हैं। यानी अब आप ये देखिए, आप खुद बोल के देखिए बच्चों कि आपका दुगना समय लग रहा है। यानी दुगना समय लगा ना। ई, ओ, ऊ और रे, ये आपका दुगना समय लग रहा है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। ओके, और यहाँ पे ए में भी दुगना समय लग रहा है। ऐ, ये दुगना समय है। ओ और औ, ये सारे जो हैं हमारे दुगना समय लेते हैं, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। ओके, अब हमारे पास एक और स्वर आते हैं, वह है प्लुत। कौन से स्वर है? प्लुत। अब ये प्लुत क्या होता है? प्लुत बच्चों वो होता है जो दुगने समय से भी ज्यादा समय ले, 3 गुना या 3 गुने से ज्यादा समय लेते हैं। इसे बोलते समय
बोलते समय 3 गुना या इससे भी ज्यादा समय लगता है, इससे भी ज्यादा है ना, इससे भी ज्यादा समय लगता है। आप देखो, अब ये एक होता है, आप इसको कैसे बोलते हैं बच्चों? ये क्या है? ये ड तो नहीं है, ये ड नहीं है बच्चों। इसका मतलब है कि ये वाला शब्द, इससे पहले वाले शब्द को हमें लंबा खींचना है। ओम। अब आपने देखा, हमने ओम को 3 गुने से ज्यादा टाइम दिया, 3 गुना या 3 गुने से ज्यादा टाइम दिया। अरे, अब आप कभी कभी अरे अरे कहोगे तो इसका मतलब अरे, है ना, इसमें हमने ज़्यादा समय नहीं दिया। अब कोई आपका मित्र या कोई आपकी फ्रेंड बहुत दूर खड़ी है, अरे इधर आइए, तो हम क्या करते हैं, हम ये अवग्रह लगा देते हैं। इसको बोलते हैं अवग्रह, राइट, इसे बोलते हैं अवग्रह। और अवग्रह लगाने पर हम इससे पहले वाले शब्द को, पहले वाले व्यंजन को हम 3 गुना या 3 गुने से ज़्यादा समय देते हैं, तो ये कहलाता है प्लुप। ओके, तो ये इस तरीके से आपने देखा हमारा स्वर का, ये जो स्वर हैं 13, ये हमारा अवग्रह है, ये अलग से पॉइंट है। और इसको हमने आपको तीनों जो स्वर में काम आते हैं वो 3 चीज़ें आपको सिखा दी, राइट, जो 3 प्रकार से आपके अपना अभिव्यक्ति होती है, 3 प्रकार से हमको दिखाई देते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हम कहाँ चलते हैं, व्यंजन पे चलते हैं बच्चों। ये क्लास आपको व्यंजन और अयोग्य विवाह तीनों सिखाऊंगी, इसलिए थोड़ी सी बड़ी क्लास हो सकती है। आप इसको रोक कर भी पढ़ सकते हैं और आप इसे कंटिन्यूसली भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब ऐसा करते हैं बच्चों, आपके लिए ये ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, तो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से केवल स्वर सिखाए हैं। ओके, तो स्वर के बाद हम आपको जो व्यंजन सिखाएंगे और जो ये अयोग्य विवाह सिखाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एक साथ टॉपिक हमें शेयर नहीं करने हैं, आप थक जाएंगे, क्योंकि मुझे आपको थकाना नहीं है, बहुत आसानी से, बहुत आराम से आपको पढ़ाना है। ओके, और बहुत ज़्यादा संस्कृत में कोर्स नहीं होता है बच्चों, आप आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए और समझ करके पढ़िए। ओके, अब आपके नेक्स्ट क्लास में मैं आपके पास व्यंजन और अयोग्य विवाह सिखाऊंगी। ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आपके पास बहुत जल्दी आती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, और बच्चों मैं ये देखिए, जाने से पहले मैं आपको यहां पर लिख देती हूं वर्णमाला फर्स्ट पार्ट, वर्णमाला भाग 1, यानी अब वर्णमाला का भाग 2 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। और नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हमने ये जो वीडियो है, आधी वीडियो का जो टॉपिक है आधा लिया है, आधा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे जो भाग 2 कहलाएगा। ओके, तो मैं ये क्लास यहीं पे क्लोज कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास लेके बच्चों आपके पास बहुत जल्दी आऊंगी, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।